हेलो बच्चे लोग, वापस योर देसी गुरुजी में वेलकम बैक। स्वागत है। हर वो बच्चा जिसे पढ़ने की इच्छा है, जानने की इच्छा है, उसका योर देसी गुरुजी में स्वागत है। लास्ट वीडियो में क्या देखा था हम लोगों ने? रेस्पिरेशन शुरू किया था, लाइफ प्रोसेसेस का दूसरा पार्ट। रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अभी दूसरे वीडियो में रेस्पिरेशन के ही अगले पार्ट में हम लोग दो चीजें समझेंगे। एक ब्रीदिंग और दूसरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होता है और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। देखो, जो तुम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट वीडियो में, दैट वाज रेस्पिरेशन, दैट वाज स्ट्रिक्टली रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एग्जैक्टली क्या है, उसे रेस्पिरेशन से अलग कैसे समझेंगे, दोनों में अंतर क्या है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डील इन दिस वीडियो, राइट। तो बी रेडी, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पॉइंट पे। ठीक है, ध्यान लगा के सुनना, राइट। 30-40 मिनट का वीडियो रहेगा, उतने दौरान तक बाकी दुनिया जहां छोड़कर बस इसी पे कंसंट्रेट करना। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा, सब कुछ। चल शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया है कि रेस्पिरेशन क्या होता है ना? क्या होता है रेस्पिरेशन? फूड से जब हम लोग एनर्जी डिराइव करते हैं, कोई भी सेल फूड से जब एनर्जी डिराइव करेगा, निकालेगा, उसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो देख ली थी अच्छे से। ब्रीदिंग क्या है? देखो भाई, रेस्पिरेशन जो है ना, वो पूरा एक प्रोसेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम फूड या जो सबस्ट्रेट है हमारा। पहला सबस्ट्रेट क्या होता था? कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट्स और प्रोटीन। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वहां से शुरू करेंगे। वो किससे रिएक्ट करेगा? अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन से, मेनली ऑक्सीजन से ही करता है। उसके बाद पूरा एक नंबर ऑफ स्टेप्स होगा, ग्लाइकोलाइसिस होता था, लिंकर रिएक्शन होता था, क्रेब्स साइकिल होता था। ठीक है, फाइनली हमें एनर्जी मिलती थी अलोंग विद सम अदर सब्सटेंसेस। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसे ही हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीदिंग इसका एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। ठीक है, ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या हम लोगों ने समझे? फूड से एनर्जी डिराइव करना, इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। लेकिन फूड से एनर्जी डिराइव करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत है, दैट इज ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस को जो ऑब्टेन करने का प्रोसेस है, वो ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पूरा प्रोसेस है, ब्रीदिंग उसका एक हिस्सा है जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, बचपन से सुनते आए हैं ना कि अगर हम लोग सांस बंद कर दे तो मर जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिले तो मर जाएंगे। बचपन में एक वो क्वेश्चन रहता था जो कि बहुत परेशान करता था कि अगर रात में हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, वी शुडंट स्लीप अंडर ट्रीज इन द नाइट। क्यों? क्योंकि बोलते थे कि जो पेड़ है वो रात में ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ गया भाई? ठीक है, ऑक्सीजन के बिना हम लोग मर जाएंगे, ऐसी बहुत सारी बातें सुनी। क्यों मर जाएंगे, उसका जवाब यहाँ पर। ऑक्सीजन में ऐसा क्या है कि हम लोग मर जाएंगे कि नहीं मिला तो? ठीक है, ऑक्सीजन में कुछ तो होगा। तो वो ये प्रोसेस है। ठीक है, ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो, जो एयर आप इनहेल कर रहे हो, सांस में ले रहे हो, उसको यूज करके हमारा बॉडी, हमारे सेल्स क्या कर रहे हैं? फूड को बर्न कर रहे हैं और उससे एनर्जी डिराइव कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो यही वाला प्रोसेस रुक जाएगा और हमारे सेल्स एनर्जी नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे फ्रॉम द फूड। ठीक है, एनर्जी नहीं मिलेगी, डजेंट मैटर व्हाट यू डू, सेल्स धीरे धीरे मरना शुरू होंगे। ठीक है, और अलग अलग ऑर्गन्स की कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले जो ऑर्गन अफेक्ट होगा या जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की, दैट इज योर ब्रेन। ठीक है, ब्रेन सबके पास है ना, वही यही वाला ब्रेन। ब्रेन को अगर थोड़ी देर के लिए भी, 2 से 3-4 सेकंड के लिए भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, मतलब वो एनर्जी डिराइव नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो ब्रेन विल, द टिश्यू ऑफ ब्रेन विल स्टार्ट डाइंग। ठीक है, ब्रेन खत्म तो भाई फिर क्या ही बचेगा? लॉजिक। ठीक है, तो ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस वही है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। और ऑक्सीजन जिस प्रोसेस से मिल रहा है उसे ही हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है,
तो ब्रीदिंग इज नॉट ओनली अबाउट ऑक्सीजन गैस, इट्स अबाउट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। पर वो जो सांस लेने और वापस रिलीज करने का प्रोसेस है, ब्रीदिंग का काम वहीं तक, ठीक है। रेस्पिरेशन का वो एक हिस्सा है, रेस्पिरेशन यहीं से शुरू हो जा रहा है कि ऑक्सीजन का यूज है ही रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो व्हाट इज ब्रीदिंग? इट्स, अगर पूरे लाइन में बोलेंगे तो बोलेंगे इट्स अ प्रोसेस ऑफ taking in oxygen gas, O2 is oxygen gas, and releasing back which gas, हम लोग कौन सा गैस वापस रिलीज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। इसका जो पहला हिस्सा है जिसमें हम लोग सांस ले रहे, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इस प्रोसेस का नाम होता है इनहेलेशन। क्या होता है? इनहेलेशन, या इसी चीज को हम लोग इंस्पायरेशन भी बोलते हैं। इंस्पायरेशन, इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, ठीक है। सांस अंदर लेना। अब ये मत समझना कि मैं बार बार सिर्फ ऑक्सीजन बोल रहा हूं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही आता है क्या अंदर, बिल्कुल नहीं। जो एटमॉस्फेयर में जो हवा है, जो एयर है, उसमें 71% तो नाइट्रोजन होता है, अप्रॉक्स 78%, सॉरी, राइट। 21% ऑक्सीजन होता है। तो जब हम लोग हवा ले रहे हैं सांस में, तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही जा रहा है वो 21%? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन भी जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है, ऑक्सीजन तो जाहिर है, पूरा एयर हम लोग सांस में ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन आगे जाकर वो गैसेज एक्सचेंज हो जा रहे हैं, कैसे वो हम लोग देख लेंगे आगे, ठीक है। तो ये इनहेलेशन बोलेंगे या इंस्पिरेशन बोलेंगे सांस लेने को। इसका जो ऑपोजिट वाला प्रोसेस हुआ, दिस वन, जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे टॉक्सिक वेस्ट हम लोग वापस रिलीज कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सहेलेशन। एक्स का मतलब बाहर, एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन, ठीक है। इनहेलेशन का उल्टा एक्सहेलेशन, इंस्पिरेशन का उल्टा एक्सपायरेशन, ठीक है। तो सांस अंदर लेने को हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्पिरेशन या इनहेलेशन, और वापस रिलीज करने को बोलेंगे एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन। इन्हीं दोनों प्रोसेस को कंबाइन कर दो तो बन जाएगा ब्रीदिंग, ठीक है। अभी जो रेस्पिरेशन का जो असली प्रोसेस है वो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। ऑक्सीजन तो अभी आपने बस अंदर लिया है, उसे भी हर सेल तक पहुंचना है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर प्रोसेस शुरू होगा, वो होगा असली रेस्पिरेशन। इसीलिए उस वाले प्रोसेस जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है, जो सेल के अंदर हो रहा है, उसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो ब्रीदिंग वाला पार्ट है, मतलब एयर का अंदर जाना वापस आना, ठीक है, इस वाले को हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर आप लंग्स से ब्रीद कर रहे हो, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप लंग से ब्रीद कर रहे हो तो, क्योंकि भाई आप लंग से ब्रीद कर रहे हो, मैं लंग से ब्रीद कर रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त भी लंग से ब्रीद कर रहा है, ठीक है। कुत्ते, बिल्ली, जो दूसरे मैमल्स हैं, सब लंग्स से ब्रीद कर रहे हैं। लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले सारे एनिमल्स, सारे ऑर्गेनिज्म लंग्स से ब्रीद नहीं कर रहे, ठीक है। प्लांट्स लंग्स होता है क्या? प्लांट्स का कभी देखा है लटका हुआ एक लंग्स, दो लंग्स उनके पास तो नहीं होता है, ठीक है। मछलियों के पास लंग्स होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। डज इट मीन दैट दे आर नॉट ब्रीदिंग? दे आर एब्सोल्युटली ब्रीदिंग, राइट। तो वो कैसे ब्रीद करते हैं वो देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना कि ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। ब्रीदिंग इज जस्ट अबाउट इनहेलिंग गैसेस एंड एक्सहेलिंग गैसेस, व्हाइल respiration is the whole process of deriving energy from the food. गुड, चल आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट डाउन वॉट एवर यू फील इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। चल नेक्स्ट। सो द थिंग इज, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ? ऑर्गेनिजम्स सांस कैसे लेते हैं? ऑर्गेनिजम्स, बाय दैट आई मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो हम लोग भी तो वही है, तो हम लोग कैसे सांस ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं नोज से। अगर स्ट्रिक्टली बोले तो लंग्स के थ्रू, ठीक है। जो प्रेशर जनरेट हो रहा है टू फॉर द एयर टू बी सक्ड इन इज फ्रॉम द लंग्स। तो अगर हम लोग मैमल्स की बात करें, मैमल्स, तो मैमल्स आर ब्रीदिंग थ्रू लंग्स, ठीक है। लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म लंग्स से ही ब्रीद नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फिशेज की, फिशेज,
तो दे आर ब्रीदिंग थ्रू गिल्स, ये तो पता ही होगा, बचपन से सुनते आ रहे हो गिल्स। ठीक है, गिल्स क्या होते हैं कि मछलियों के दोनों साइड हेड में एक फ्लैप लगे स्ट्रक्चर होता है, ढक्कन टाइप का। तुम लोग तो मछली खाते ही होगे ना यार, मोस्ट ऑफ यू। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर मछली खरीदने जाते हैं तो मछली फ्रेश है या नहीं, ये चेक करने का एक तरीका होता है कि हम लोग गिल उठाकर देखते हैं उसका। अगर वो रेड है, ठीक है, तो इट मीन्स कि मछली फ्रेश है। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्लड है वो अभी क्लॉट नहीं हुआ है, मतलब फ्रेश है। अगर बहुत टाइम हो गया होगा तो ब्लड क्लॉट करने लगेगा और उसका जो कलर है वो और डार्क होने लगेगा, ब्राउनिश ब्लैकिश टाइप का होने लगेगा, विच मीन्स इट्स नॉट फ्रेश। ठीक, तो fishes breathe through gills. By fish I do not mean whale. Whale is not a fish, whale is a mammal, right? Whale एक मैमल है, हम लोगों की तरह लंग्स से सांस लेती है, इसीलिए उसे समय समय पर ना बाहर आना पड़ता है। वो पानी में सांस नहीं ले सकती, इसलिए समय एक कुछ समय के बाद वो वापस आती है पानी के बाहर, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ इन करती है। अब सिंस उसका साइज बहुत बड़ा है तो उसका ऑक्सीजन डिमांड भी बहुत बड़ा है और उसका लंग्स भी बहुत बड़ा है, उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है। तो एक बार में इतना ऑक्सीजन एयर इनहेल कर लेती है कि आधे घंटे या जितना भी देर हो उतने देर तक काम चले उसका, राइट। लेकिन बाकी फिशेज जो स्ट्रिक्टली फिशेज है जिनके पास गिल्स है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, दे कैन कंटिन्यू ब्रीदिंग इन वाटर। गिल्स में क्या होता है ना कि गिल्स में वाटर इंटर करता है और वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है उसके बॉडी में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ही वापस भेज देते हैं और वो वाटर ही वापस दूसरे गिल से निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका गैसेस एक्सचेंज होता है। ये बात हो गई फिशेज की। अगर हम लोग बात करें फ्रॉग की, वो तो एक एम्फीबियन है, वो कैसे ब्रीथ करता है फ्रॉग। अगर हम लोग एक एडल्ट फ्रॉग की बात कर रहे हैं तो स्किन और लंग्स दोनों से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। अब दोनों से क्यों करता है यार, एक ही से करे, ठीक है। इतना क्या शौक चढ़ा है इसको कि स्किन से भी ब्रीथ करे लंग से भी। भाई जब वो पानी में रहता है ना तो वो स्किन से ब्रीथ करता है, ठीक है। लंग्स, फ्रॉग वगैरह तो जाता है ना हाइबरनेशन में बहुत लंबे समय के लिए नीचे, तो वहां पर लंग्स से ब्रीथ करना सफिशिएंट नहीं है, तो वो एक मॉइस्ट इन्वायरमेंट खोजता है, तो उसका स्किन भीगा रहता है, तो उसी के वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब वो पानी में रहेगा वो स्किन का यूज करेगा, और जब हवा में रहेगा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहेगा तो इट विल यूज इट्स लंग्स, ठीक है। लेकिन इसी फ्रॉग का अगर टैडपोल रहा तो भाई वो नहीं ब्रीथ करने वाला है, टैडपोल, ठीक है। टैडपोल आपका स्किन या लंग से ब्रीथ नहीं करने वाला, उसके पास गिल्स ही होते हैं फिशेज के जैसे। टैडपोल तो पता है ना, फ्रॉग के जो बच्चे होते हैं, लार्वा होते हैं, जो कि मेटामॉर्फोज करके फ्रॉग में कन्वर्ट होते हैं। टैडपोल के पास पूंछ होता है, फ्रॉग के पास नहीं, ठीक है। टैडपोल के पास गिल्स होता है, फ्रॉग के पास नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहा है इसी को तो बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, पढ़ा ही होगा, ठीक है। सो टैडपोल आर ब्रीदिंग थ्रू गिल्स, वी आर ब्रीदिंग थ्रू लंग्स। अगर हम लोग ऐसे क्रिएचर्स की बात करें जैसे अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म तो पता है, केचुआ, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, देन दे ब्रीथ थ्रू स्किन, दे आल्सो ब्रीथ थ्रू स्किन, ठीक है। स्किन, जब बारिश होगी ना, बरसात का मौसम होगा तो देखना बहुत सारे अर्थवॉर्म्स निकल जाएंगे बाहर, और ऐसे गर्मी के मौसम में दिखता ही नहीं है नॉर्मली। रीजन ये है कि वो सब अपना हाइबरनेटिंग फेज में रहता है, मिट्टी के अंदर रहते हैं, मिट्टी के अंदर मॉइस्चर होता है, तो वो कंटिन्यूअसली स्किन के थ्रू ब्रीथ करते रहते हैं। अब उनके पास तो सिर्फ स्किन ही है ब्रीथ करने के लिए और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है फ्रॉक के जैसा। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर वो बाहर आते हैं धूप में, गर्मी में, तो उनके स्किन के ऊपर जो वाटर का लेयर है ना वो सूख जाएगा, ठीक है, और उन्हें वाटर मिल नहीं पाएगा जिससे उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए दे डू नॉट कम आउट इन हॉट समर और व्हेन देयर इज नो वाटर। अब बरसात में क्या है कि बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है, अंदर तो अब बरसात में पानी सिंस बहुत ज्यादा है तो उनके घर वगैरह में भी पानी घुस जाता है, तो उन्हें ऐसे भी बाहर आना पड़ता है। लेकिन सिंस बाहर भी वाटर अवेलेबल है, धूप नहीं है कि उसका स्किन ड्राई हो जाए, तो वो बाहर भी सर्वाइव कर पाता है। इसीलिए रेनी सीजन में जब बरसात होती है, जब बाहर भी पानी हो, देन दे कम आउट, राइट, अदरवाइज दे लिव इनसाइड द सॉइल, राइट, ठीक है। सो अलग अलग फॉर्म्स है। ये जो लंग्स वाला फॉर्म है जो हम लोग कर रहे हैं, मैमल्स कर रहे हैं, इस वाले फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ध्यान रहे ये पल्मोनरी वर्ड
हमेशा जहां भी है लंग्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। सो वी आर परफॉर्मिंग पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, जो स्किन से करते हैं, फ्रॉग जैसे या अर्थवॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस, क्यूटेनियस का मतलब स्किन होता है, ठीक है। तो सिंस दे आर रेस्पिरिंग थ्रू स्किन, इट विल बी कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे अमीबा या बैक्टीरिया, वो कैसे ब्रीथ करेंगे भाई? उनके पास तो लंग्स नहीं है, बेचारे एक सेल के हैं ही, उनके पास लंग्स कहाँ से आएगा, राइट? या गिल्स कहाँ से आएगा? तो ये क्या करते हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। अब उनका बॉडी सरफेस क्या है? जो सेल का जो सरफेस है वही उनका बॉडी सरफेस है, ठीक है। सो दे ब्रीथ थ्रू सेल मेम्ब्रेन। उनका जो सेल मेम्ब्रेन है, एक ही सेल है यार, और कोई रास्ता थोड़े। तो उनका जो सेल मेम्ब्रेन है उसी के थ्रू उनका ऑक्सीजन का या जो भी गैस उनको चाहिए उसका ब्रीदिंग हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स कैसे करते हैं? प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, ये तो पता ही होगा, स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे काम करता है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक, छोटा सा देख लें। प्लांट्स के पास उनके लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, कैसे इनसे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, वॉच इट इन दैट बिट। बट प्लांट्स के लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं जिसके थ्रू गैस अंदर बाहर करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स किस ऑर्गन से रिस्पायर कर रहे हैं या ब्रीद कर रहे हैं, बेटर है बोल, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग अपनी बात करें, वी आर मैमल्स, तो हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन फॉलो कर रहे हैं, हम लोग लंग्स के थ्रू सांस ले रहे हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लिया, लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हुआ, अब वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होकर पहुंचेगा सेल्स में, सेल्स के अंदर शुरू होगा सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लाइकोलिसिस था, क्रेब्स साइकिल था, ये सब जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। तो वो चीज सेल में होगा और ये सेल के बाहर हो रहा है, ये पैसेज में हो रहा है, ठीक है। सो ये वाला हो गया पल्मोनरी रेस्पिरेशन या टेक्निकली ब्रीदिंग, ठीक है, क्लियर। तो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही ऐसे ब्रीद करते हैं, राइट। चलो आगे बढ़े। नाउ लेट्स कम टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमें तो खुद के बारे में ही जानना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम नोज, ठीक है, नोज, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। नोज में दो नॉस्ट्रल्स है, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो पैसेज होगा, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, पैसेज का मतलब रास्ता, तो एयर जहां जहां से गुजर रहा है, पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉस्ट्रल्स, जो कि नोज में स्ट्रक्चर है, नथुने बोलते हैं ना इनको, ठीक है। तो हमारे जो दो नॉस्ट्रल्स है वहीं वहीं से एयर हमारे बॉडी में इंटर करेगा। इट कैन ऑल्सो इंटर फ्रॉम माउथ, पर माउथ प्राइमरी ऑर्गन नहीं है, और हमेशा ब्रीथ करने के लिए हमें नोज का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करना चाहिए का क्या मतलब, हम लोग वही करते हैं, ठीक है। हम लोग पर जैसे क्या होता है ना, ठंड के मौसम में माउथ का भी यूज करने लगता है, कंबल के अंदर घुस गए हैं एकदम मस्त, तो ऑब्जर्व करना, वी आर ऑल्सो यूजिंग आवर माउथ, ठीक है। या सफोकेटिंग सिचुएशन में जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो भी हम लोग अपना माउथ का यूज करते हैं, क्योंकि उस समय जरूरत है, वो बात अलग है। पर नॉर्मली जो ब्रीदिंग होना चाहिए, जो एयर का पैसेज होना चाहिए, वो नोज नॉस्ट्रल्स के थ्रू ही होना चाहिए। क्यों? अभी समझ में आएगा। नॉस्ट्रल्स में ना कुछ हेयर्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर, पता ही होगा, ठीक। उनका काम क्या होता है? वो डस्ट पार्टिकल्स को या जो छोटे मोटे पार्टिकल्स है जिनको कि बड़े आराम से फिल्टर किया जा सकता है, वो उसको फिल्टर कर देते हैं। ये फैसिलिटी आपको माउथ में नहीं मिलेगा, राइट। माउथ में जो गया सो गया अंदर, राइट, लेकिन नोज में फिल्टरिंग का ऑप्शन, ठीक है। सो इट्स बेटर ना, एट ऑल कॉस्ट इट्स बेटर, राइट। तो नॉस्ट्रल्स में क्या हो रहा है? फिल्टरिंग हो रहा है थ्रू हेयर, तो ये एक अच्छी बात है। अब जब नॉस्ट्रल से पास करेगा, अब सारे डस्ट पार्टिकल्स इतने बड़े नहीं होते हैं कि उनको हेयर रोक ही ले, ठीक है। कुछ कुछ बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोमीटर्स में। पार्टिकुलेट मैटर्स, पोल्यूशन लेवल कभी दिखाता होगा तुम्हारे एरिया का टीवी पर या कहीं पर, तो उसमें देखना लिखा रहता है 2.5 पीएम का लेवल या ऐसा, तो वो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर, जो कि पोल्यूशन वगैरह की वजह से उनका लेवल बढ़ जाता है।
ठीक है, तो उनको हमारा हेयर फिल्टर नहीं कर पाएगा क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है, माइक्रोमीटर्स में। तो उसके लिए फिर दूसरे ऑप्शन है, म्यूकस हमारे पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज में, ट्रैकिया वगैरह में, विंड पाइप में म्यूकस होता है, वही म्यूकस जो ओइसोफेगस में मिल रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में मिल रहा था, राइट। तो म्यूकस क्या करता है, उन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, राइट। म्यूकस चिपचिपा ना, जेली लाइक मटेरियल, तो वो उसको ट्रैप कर लेता है, राइट। तो नॉस्ट्रल से एयर इंटर किया, अब कहाँ जाएगा, अब जाएगा ये नेजल कैविटी। नेजल कैविटी याद करो, डाइजेशन में बताया था बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। कैविटी का मतलब क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इट वाज, कैविटी मींस एम्प्टी स्पेस। दांतों में होता था ना कैविटीज, टूथपेस्ट का ऐड आता है, राइट। एक ब्रश मारता है, दांत एकदम पीला से उजला हो जाता है, राइट। तो बोलते हैं ना तू कैविटी हो गया। कैविटी का मतलब क्या, अंदर में गड्ढा हो गया, खाली स्पेस हो गया, ठीक है। तो माउथ वाला को ओरल कैविटी बोल रहे थे या बक्कल कैविटी बोल रहे थे, नोज वाले को नेजल कैविटी बोल रहे थे। तो यहाँ से अंदर जाएगा और नेजल कैविटी से फिर पास करेगा, ठीक है। नेजल कैविटी का क्या काम है, एक तो एयर को पैसेज प्रोवाइड करना, दूसरा काम ना यहाँ पे एयर का थोड़ा टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है। मतलब जो आप एयर सांस में ले रहे हो, कहीं उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ज्यादा या कम तो नहीं है, तो उसको भी थोड़ा रेगुलेट किया जाता है। रीजन नेजल कैविटी में ना बहुत सारा ब्लड सप्लाई होता है, तो ब्लड क्या करता है ना, टेम्परेचर को रेगुलेट कर देता है। अगर मान लो कि एयर का टेम्परेचर ज्यादा है, जितना होना चाहिए उससे, तो ब्लड उसका थोड़ा सा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, या अगर टेम्परेचर कम है थोड़ा सा हीट दे देगा, राइट। तो नेजल कैविटी में बहुत रिच सप्लाई होता है ब्लड वेसल्स, विच मेक श्योर कि एयर का टेम्परेचर नॉर्मल हो, ठीक है। वो इनहेलर्स लेते हैं ना एस्थमेटिक पेशेंट्स, इनहेलर्स, ठीक है, या कुछ दवाइयां ना नोज के थ्रू दी जाती, ठीक है, रीजन वही नेजल कैविटी। उन दवाइयों को ना नेजल कैविटी में ही एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि नेजल कैविटी इज रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स, ठीक है, तो वो वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेजल कैविटी से निकला, अब ये जाएगा, ये देखो, नोज से गया, फिर नेजल कैविटी में आया, उसके बाद आता है फैरिंग्स में, ठीक है। नंबर 1 था नोज, दूसरे नंबर पे है नेजल कैविटी, थर्ड नंबर पे आएगा फैरिंग्स। तो इसके बाद एयर जाएगा फैरिंग्स में। फैरिंग्स, ये डाइजेशन में भी बताया था कि फैरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एज वेल एज फूड। ये वो साइट है जहां से हवा भी गुजरेगी और फूड भी गुजरेगा, राइट। तो नोज से जाने वाला एयर भी वहां से गुजर रहा है और माउथ से जाने वाला फूड भी वहां से गुजर रहा है, लेकिन आगे जाके रास्ते अलग हो जाए। एयर जाएगा विंड पाइप में, ट्रैकिया में, और फूड जाएगा फूड पाइप में। आगे कौन था, आगे होता है हमारा विंड पाइप, ट्रैकिया, फूड पाइप उसके पीछे होता है, ठीक है। सो फैरिंग्स हो गया, इसके बाद एयर जाता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स है हमारा वॉइस बॉक्स, व्हाट इज इट नोन एज, वॉइस बॉक्स, जो मेल्स में, बॉयज में, एडोलेसेंस के बाद जिसका साइज बढ़ जाता है, ये वाली चीज, ठीक है। दिस इज योर वॉइस बॉक्स और लैरिंग। एडम्स एप्पल बोलते हैं, इनका साइज बढ़ जाता है तो हमारा वॉइस डीप हो जाता है, जबकि फीमेल्स में ये चीज नहीं होता है, तो उनका वॉइस थोड़ा श्रिल रह जाता है, ठीक है। बच्चों का भी सेम सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन मेल्स का हमारा वॉइस डीप होता है, हैवी होता है, क्यों, क्योंकि लैरिंग्स का वॉइस बॉक्स का साइज बढ़ गया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स इन द एज ऑफ एडोलेसेंस, राइट। तो यहां से ही जब एयर पास करता है ना, देन वी आर एबल टू प्रोड्यूस वॉइस, ठीक है। दैट्स लैरिंग्स। तो 3 नंबर पे फैरिंग्स था, 4 नंबर पे आएगा लैरिंग्स। अब यहां से एंटर करेगा ट्रैकिया में, यानी कि विंड पाइप, विंड पाइप या ट्रैकिया बोलते हैं इनको, ठीक है। ये है हमारा ट्रैकिया, ठीक है। अब ट्रैकिया के ऊपर में क्या होता है, एपिग्लॉटिस होता था, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एपिग्लॉटिस, जो कि ये इंश्योर करता था कि जो फूड है वो ट्रैकिया में एंटर ना करे, वो सिर्फ ओइसोफेगस में ही है। तो जब हम लोग फूड को स्वेलो कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, उस समय क्या होता है कि वो एपिग्लॉटिस का फ्लैप बंद हो जाता है, राइट, विच मेक श्योर कि फूड डजंट एंटर द ट्रैकिया और विंड पाइप, ठीक है। याद रहेगा ये बात। यहाँ पर एक एपिग्लॉटिस नाम का स्ट्रक्चर होता है ऊपर में, ठीक है, एक ढक्कन होता है, ठीक है, जो कि जब हम लोग स्वेलो कर रहे हो तो उस समय बंद हो जाएगा मोमेंटरली। और ये जो ट्रैकिया है ना, ये, इसके पास होते हैं सी शेपेड कार्टिलेजेस, राइट, समथिंग लाइक दिस, सी शेप के होते हैं। सी शेप मतलब वो फुल सर्कल नहीं है, सी शेप का, ठीक है। दे आर व्हाट, दे आर सी शेपेड कार्टिलेजेस। कार्टिलेज तो पता है ना, बोन जैसा ही लेकिन थोड़ा सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है,
जैसे ये नाक वाला पोर्शन, दिस इज कार्टिलेज। लेकिन अगर तुम थोड़ा पीछे जाओ तो नोज वाला पोर्शन एकदम हार्ड हो जाता है, तो ये बोन है भाई, यहाँ से आपका बोनी पार्ट शुरू हो गया नोज का। लेकिन जो आगे जो सॉफ्ट वाला है, फ्लेक्सिबल है, दैट इज कार्टिलेज, ये वाला चीज। ठीक है, टीचर लोग तो कान पकड़ के उठा देते होंगे, पर सोचो ये बोन होता तो तब नहीं उठा पाते। ठीक है, दिस इज कार्टिलेज, दिस इज फ्लेक्सिबल, राइट। थ्री सेपरेट कार्टिलेजेस होते हैं, इनका काम क्या होता है कि वो ट्रैकिया को, विंड पाइप को पंक्चर होने से बचाते हैं, कोलैप्स करने से बचाते हैं। ठीक है, अगर मान लिया कि कभी एयर का प्रेशर अंदर कम हो गया तो बाहर से तो वो पिचक जाएगा ना। ठीक है, बॉटल में कैसे करते हो, अगर प्लास्टिक के बॉटल को पिचका कर ढक्कन बंद कर दे तो उसी शेप में रह जाता है, क्यों? क्योंकि अंदर में एयर प्रेशर कम है और बाहर में ज्यादा है, तो वो उसको बाहर से फोर्स लगाए हुए है। ये काम ट्रैकिया के साथ भी हो सकता है, इसी को प्रिवेंट करता है ये कार्टिलेज, वो उसके वॉल को पकड़ के रखता है। ठीक है, तो वो जो फोर्स लगेगा वो उसको रेजिस्ट करेगा। ठीक है, और उसको डेंट होने से, पिचकने से बचाएगा, कोलैप्स होने से बचाएगा। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, अब एयर इधर से आया ट्रैकिया से, अब ये देखो ये दो साइड में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस इज सिंगुलर, ब्रोंकाई इज प्लूरल। एक को बोलेंगे ब्रोंकस, दूसरे को बोलेंगे दोनों को बोलेंगे ब्रोंकाई। ठीक, तो दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, दिस इज नंबर 6। याद हो रहा है ना? सबसे पहले क्या? नोज या नॉस्ट्रल्स, उसके बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया और फिर ब्रोंकस में। अब दोनों ब्रोंकस डिवाइड हो रहे हैं लंग्स में। ठीक है, दोनों लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में जा रहे हैं। तो अब फाइनली एयर आप पहुंच चुका है लंग्स में। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जैसे ट्री के ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस जो फर्दर डिवाइड करते जाते हैं, ठीक वैसे ही ये ब्रोंकाई भी डिवाइड करते हैं और फाइनली बनाते हैं ब्रोंकियोल्स, जो कि पतले पतले छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, वो इतने पतले हो जाते हैं ना कि फाइनली वो यूनिसेलुलर, एक सेल के लेयर के बराबर लगभग लगभग हो जाते हैं, इतने पतले हो जाते हैं, उनको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ठीक है, पहले तो ट्रैकिया डिवाइड किया ब्रोंकाई में, ब्रोंकस में, फिर वो ब्रोंकस डिवाइड होते 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 ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो गए, राइट, जो कि बहुत पतले हैं, बहुत थिन। ठीक है, और इन ब्रोंकियोल्स से लगे होते हैं एक कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसा मान लिया कि कुछ एक ब्रोंकियोल आया लाइक दिस। ठीक है, तो फाइनली जब वो एकदम माइक्रोस्कोपिक स्केल पे पहुंच जाएगा तो उनमें ना कुछ एयर बैग्स लगे होते हैं। ठीक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलर सैक्स या अल्वियोलाई। ठीक है, अल्वियोलर सैक्स या अल्वियोलाई बोलते हैं। ये फाइनल पॉइंट है जहां पर एयर रुकेगा और यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होगा, यहीं से ऑक्सीजन हवा से, एयर से निकल के ब्लड में जाएगा और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर वापस ऑक्सीजन में आएगा। ये चीजें हम लोग देखेंगे आगे डिटेल। ठीक है, और ये जो नीचे में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, this one, this is called diaphragm. What is it called? This is called diaphragm. ठीक है, डायफ्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, लंग्स के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, क्या होता है कि डायफ्राम का जो ऊपर का जो कैविटी है ना, हमारे बॉडी में कैविटीज है ना, अगर बॉडी में से अंदर से सारे ऑर्गन्स को निकाल दो तो बॉडी में एक खाली स्पेस बनेगा ना अंदर, तो कैविटी ही है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि बॉडी में एक कैविटी है जिसमें सारे ऑर्गन्स रखे हुए, लंग्स, हार्ट, किडनी, स्टमक, सब कुछ। ठीक है, तो दो तीन कैविटीज है, जैसे क्रेनियल कैविटी है जिसमें हमारा ब्रेन रखा हुआ है, ये हो, इसको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, ये वाला एरिया। ठीक है, उसके नीचे होता है एब्डोमिनल कैविटी जिसमें कि हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन्स। तो ये जो डायफ्राम होता है ना, इसी का काम है सेपरेट करना थोरैसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम के ऊपर के जो का जो कैविटी वाला पोर्शन है वो थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी। तो डायफ्राम का काम क्या हुआ? टू सेपरेट थोरैसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ऊपर का ये जो पोर्शन है दिस इज थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, जबकि डायफ्राम के नीचे का जो पोर्शन है दिस इज एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तीन पोर्शन होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो ये हेड हो गया, ये थोरैक्स हो गया, उसके नीचे एब्डोमेन हो गया। तो थोरैक्स और एब्डोमेन को सेपरेट कौन कर रहा है? डायफ्राम। क्लियर है? लंग्स कितने होंगे? दो, लेफ्ट राइट। ठीक है, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे लेफ्ट लंग्स में दो लोब्स होते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट लंग है हमारा वो बाइलोब होता है, यानी कि उसके पास दो लोब होंगे।
बाई लोब, बाई का मतलब क्या हुआ, दो। तो लंग्स में दो लोब्स होते हैं, मतलब लंग्स में एक सेप्टम होता है, एक सेपरेशन होता है जो कि लंग्स को दो लोब्स में डिवाइड करता है, ठीक है। जबकि जो राइट लंग्स होता है, राइट वाला, दाया वाला, वो ट्राई लोब होता है। राइट लंग्स इज ट्राई लोब, उसके पास तीन लोब्स होते हैं, ट्राई लोब, ठीक है, याद रहेगा। लेफ्ट में दो, राइट में तीन, ठीक है। तो जो डिमार्केशन होता है, जो सेपरेशन होता है, वो लेफ्ट वाले में एक ही होता है, एक बार डिवाइड किया लंग्स को, दो लोब्स मिल गए। राइट वाले में लेकिन तीन, दो होते हैं, दो बार डिवाइड करना पड़ेगा ना अगर तीन लोब्स चाहिए तो, ठीक है। तो राइट लंग्स में तीन लोब्स होंगे और लेफ्ट वाले में दो लोब्स होंगे, ठीक है। L2R3 याद रखना, L2R3, लेफ्ट में दो, राइट में तीन, याद रहेगा, गुड। दूसरी बात, जो लंग्स होता है ना, इस जो लेफ्ट वाला लंग्स होता है, अब हमारा जो हार्ट है तो दोनों लंग्स के बीच में ही लोकेटेड है। ये जो लंग्स के बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, यहीं पर हमारा हार्ट लोकेटेड होता है, ठीक है। तो और हार्ट का टिल्ट किधर होता है, लेफ्ट की ओर, ठीक है। ये तो पता है ना भाई, ये मत समझना कि हार्ट लेफ्ट में होता है, हार्ट होता है सेंटर में ही, लेकिन वो थोड़ा ना लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है, राइट। तो हार्ट को एडजस्ट करने के लिए लेफ्ट लंग्स में ना एक नॉच प्रेजेंट होता है, एक स्पेस प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच, कार्डियक का मतलब हार्ट हो गया, नॉच का मतलब वो स्पेस हो गया जो कि लेफ्ट लंग बना रहा है हार्ट को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, याद रहेगा ना। हार्ट का टिल्ट किधर होता है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट वाले लंग्स में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, एक नॉच प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है कार्डियक नॉच। हार्ट का नॉच है इसीलिए कार्डियक नॉच, ठीक है। सो दैट्स इट, ऑलराइट। ये हुआ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, कि ये मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। एयर कहां कहां से पास किया, स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहला नॉस्ट्रिल्स या नोज, उसके बाद नॉस्ट्रिल के बाद नेजल कैविटी, उसके बाद फैरिंग्स जहां से एयर और फूड दोनों पास कर रहा है, उसके बाद लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, उसके बाद लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया विंड पाइप, विंड पाइप के बाद डिवाइड हुआ था दो ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स में उसके और ब्रांचेस बने, सब ब्रांचेस बने, फाइनली एकदम थिन ब्रोंकियोल्स बन गए, और ब्रोंकियोल्स से फिर फाइनली एयर विल पास इनटू सैक्स, एयर सैक्स नोन एज alveoli, क्लियर, गुड। सो आई होप दीज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड, सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है देन प्लीज री वॉच द वीडियो, अगर तुरंत देखने का मन नहीं कर थोड़ी देर बाद देख लो, ठीक है, लेकिन दोबारा देख लो तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये देखो ये क्या है, ये एल्वियोलर सैक्स है, एल्वियोलाई, ठीक है, जो कि जहां पे फाइनली एयर को आना है, उसी का जूम्ड आउट वर्जन, राइट। तो व्हाट आर दे, इसमें से जो एक एक दिख रहा है ना, ये एक एल्वियोलस, एल्वियोलस इज सिंगुलर, एल्वियोलाई इज प्लूरल, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई मिलियंस में होते हैं हमारे लंग्स में, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इतने पतले होते हैं ना कि इनका जो वॉल होता है, मान लिया जाए कि ये एल्वियोलाई है, तो ये जो वॉल है ना, ये एक्चुअली यूनिसेलुलर लेयर है, ठीक है। ये जो लेयर है ये वन सेल थिक है, ठीक है। और स्क्वेमस एपिथेलियम मिलता है यहाँ, स्क्वेमस सेल्स पता है ना, टिश्यू पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसमें एक स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो यहाँ पर वही पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एयर का एक्सचेंज होना है, ऑक्सीजन को अंदर आना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना है। तो ये जितना पतला लेयर रहेगा, जितना थिन रहेगा, उतना बेहतर है ना, एक्सचेंज उतना जल्दी होगा, आराम से होगा। तो इसीलिए बस ये एक सेल का लेयर थिक होता है, ठीक है, बस एक सेल का थिकनेस होता है, इतना पतला होता है, ठीक है। और इसका दूसरा फायदा है ना कि एल्वियोलस के कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है लाखों गुना, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, देखो फिर आ गया सरफेस एरिया, डाइजेशन में भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ा। इसका फायदा ही इतना है यार कि हर जगह आ जाता है, ठीक। रीजन क्या है कि भाई एयर को एक्सचेंज होना है, अब एयर बॉडी का डिमांड तो बहुत है, अगर सिर्फ लंग्स रहता उसके अंदर कुछ नहीं रहता तो एयर का एक्सचेंज बहुत कम होता। अब एल्वियोलाई ऐड हो गया ना, इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई ऐड हुई थी, तो कैसे हुआ था, जो सरफेस एरिया था वो लाखों गुना बढ़ गया था, फिर रिमेंबर, सिमिलरली वेरी सिमिलरली
यहाँ पे एल्वियोलाई का नंबर मिलियंस में बिलियंस में होता है। ठीक है, कहा जाता है कि हमारे दोनों लंग्स में इतने एल्वियोलाई है ना कि अगर इनको बिछा दिया जाए, ठीक है, सारे एल्वियोलाई को एक साथ, दे विल कवर 1 फुटबॉल फील्ड। ठीक है, एक फुटबॉल फील्ड को कवर कर लेंगे पूरा, इतना एल्वियोलाई, इतना सरफेस एरिया के बराबर एल्वियोलाई है इन लंग्स ऑफ अ सिंगल ह्यूमन बीइंग। तो सोचो तुम्हारे पास एक फुटबॉल फील्ड के बराबर सरफेस एरिया मिल रहा है ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए, गैस के एक्सचेंज होने के लिए। ठीक है, ऐसे कितना होता, जितना लंग्स का होता उतना ही होता, लेकिन अभी आपके पास एक फुटबॉल फील्ड के बराबर सरफेस एरिया है फॉर द गैसेस एक्सचेंज टू टेक प्लेस। ठीक है, तो जल्दी जल्दी होगा ना भाई, राइट, एक कम सरफेस एरिया, एक ज्यादा सरफेस एरिया। तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो गैस हर पॉइंट पे एक्सचेंज हो पाएगा ना, तो ज्यादा एक्सचेंज हो पाएगा, जल्दी जल्दी एक्सचेंज हो पाएगा। तो एल्वियोलाई क्या करता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है मिलियन फोल्ड्स, राइट, विच मेक श्योर कि जितनी जरूरत है हमारे बॉडी को उतना ऑक्सीजन, उतना एयर सही समय पर सही रेट पर पहुंच पाए। ठीक है, दूसरी बात देखो, इसके जो चारों ओर ब्लड वेसल्स कितने रिच है। ये आर्टरी आया रेड वाला, ये वेन है। ठीक है, ये आकर फाइनली डिवाइड करते हैं कैपिलरीज में और वो एल्वियोलाई को सराउंड करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं एल्वियोलाई के जस्ट बगल से कौन गुजर रहे हैं, ब्लड वेसल। देखो कितना रिच सप्लाई है ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये सब ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है। ठीक है, डिवाइड हुए एल्वियोलाई है और ये सब ब्लड वेसल्स है। इतना रिच सप्लाई है ब्लड वेसल्स का कि गैसेस एक्सचेंज बहुत जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से निकल निकल कर ब्लड में आएगा और ब्लड से निकल निकल कर, सॉरी, ऑक्सीजन ब्लड से निकल निकल कर एल्वियोलाई के अंदर जाएगा। नहीं नहीं सॉरी, ऑक्सीजन अंदर से निकलकर जो एयर आपने लिया है, जो वो तो एल्वियोलाई में भरा हुआ है ना, ऑक्सीजन एक्चुअली बाहर जाएगा, राइट, ऑक्सीजन विल गो आउटसाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल कम इनसाइड। ठीक है, एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई के अंदर से निकलकर ऑक्सीजन ब्लड में आएगा और ब्लड के थ्रू वो पूरे बॉडी में जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी से ब्लड कलेक्ट कर ला रहा है दैट विल गो बैक इनटू एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से फिर वापस उसी रास्ते से जो कि अभी हम लोगों ने देखा था, वापस नॉस्ट्रल तक पहुंचेगा, इट विल बी एक्सहेल्ड इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एल्वियोलाई का यही फायदा है। ठीक है, टू इंक्रीज द रेट मिलियन फोल्ड्स। ठीक है, क्लियर। तो ये हुआ कि यहाँ पर चीजें होती है, एग्जैक्टली कैसे होती है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में जितना देखा, क्या क्या देखा, एक तो ब्रीदिंग देख लिया क्या होता है, अलग कैसे रेस्पिरेशन से, और कहाँ होता है। ठीक है, जो हमारा सिस्टम है इसका वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इतना देख लिया, इतना समझ लिया, फिलहाल इनफ फॉर दिस टाइम, राइट। आई रियली विश कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं रह गया हो, अगर कुछ डाउट रह ही गया हो तो यू नो व्हाट टू डू, राइट, यू कैन आस्क एनीवन। ठीक है, यू कैन कमेंट, वी विल रिप्लाई यू। ठीक है, व्हाट्सएप पे चैट करते होगे ना यार, वैसे ही हमारे साथ भी कभी चैटिंग कर लिया करो, राइट। कमेंट करो, कोई डाउट है, कुछ आपको अच्छा लगा हमारे बारे में, कुछ बुरा लगा, फिर एनी सजेशन विच यू वांट टू टेल अस, राइट, फील फ्री, नो हेजिटेशन, राइट। तो चलो, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इतनी चीजें देख ली, पढ़ ली, सबको रिवाइज कर लेना, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग एग्जैक्टली होता कैसे, उसका मैकेनिज्म क्या है। हम लोगों ने अभी देखा कि कहाँ होता है, कैसे होता है ये भी बाकी, राइट, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इफ यू लाइक अस देन लाइक बटन होता है, ठीक है, उसको दबाना है। सब्सक्राइब बटन होता है, उसको भी दबाओ ताकि वीडियोस रेगुलरली आते रहे। बेल आइकन दबा दो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर कोई वाइन्स देखते हो, हा ही वाला वीडियो जिसमें हंसी आती है, ठीक है, उसको शेयर करते हो ना, वैसे इसको भी शेयर किया करो, तुम्हारा भला होगा, दूसरे का भला होगा, हमारा भी भला होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, यू पेड अस अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। पढ़ते रहो एकदम मस्ती से, हंसी मजाक करते रहो, ठीक है, और एकदम तंदुरुस्त रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।